1958 में जो शख्स अल्लाह को प्यारा हो जाता है उसकी एक किताब भी 1990 में आ जाती है। हम कितने अज्ञानी लोग हैं, इसलिए दूसरों को दोष देने से ज्यादा अपनों को दोष दीजिए। उनको दीजिए जो सुबह से लेकर शाम तक आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। हो ज्ञान की गंगा बहाते हैं। मुझे लगता है वो भी झूठ का प्रचार करते हैं। 1990 में ये किताब छपी और आप मुझे बताइए कि किसी ने वो किताब भी नहीं पढ़ी जिसमें ये मक्कार आखिर में सच लिख के गया था, क्योंकि अपने जिंदा रहते हुए लिख देता तो कांग्रेस के लोग इसको जीने नहीं देते। उस वक्त कांग्रेस में थे बहुत सारे राष्ट्रवादी थे, इसको जीने नहीं देते। जानता था कि हमारी 70 साल में जो हमने घुट्टी पिलाई है इन मूर्ख सनातनी हिंदुओं को, सेकुलरिज्म के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे, जाति के नाम पे, 70 साल के बाद इसकी कौम के लोग इतने मजबूत होंगे कि इस देश का सनातनी, इस देश के संविधान में कुछ भी हो जाए, इतने टुकड़ों में बंट चुका होगा कि उसकी हिम्मत नहीं होगी अगर ये बात मेरी पता चल जाए। वो इतने डरे हुए थे और वो सच साबित हुई कि 90 में किताब छपी और ये सत्य सामने आ गया। एक भी राष्ट्रवादी कांग्रेसी नहीं बोला कि नेहरू जी के बारे में ये लिखा। आज तो वीर सावरकर ने क्या कहा है ये तो इनको पता है कि वो किताब में क्या लिख के गए हैं। इन दलालों से पूछो। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता, पार्टी में भी सनातनी बटा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे सब हो, हैं सब सनातनी, लेकिन कैसा बांट के गया आपको। 1990 में ये किताब छप गई, किताब आ गई, लेकिन जो लाचारी बेईमानी 1947 में की नेहरू जी ने, वो 1992 में भी हुई, खुल्लम खुल्ला हुई। इस मक्कार फरेबी जिहादी भारत के पहले मुसलमान शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद को भारत में भारत रत्न दिया गया 1992 में। इसलिए मैंने कहा इसकी किताब भी पढ़े, इसलिए आपको चौराहों पर बोलना जरूरी है। ये डिग्री लेकर के हम नौकरी कर सकते हैं, नौकरी जब ही होगी जब ये देश रहेगा, उस मूल भावना में देश रहेगा। ये देश कैसा देश है कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर चंद दंगाई भारत की सत्ता व्यवस्था के नीचे बैठे हुए पुलिस जो भारत की रक्षा करती है उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। ये जाहिल हैं, ये मासूम हैं। इस तरीके के स्लोगन लगा लगा करके आप उन जिहादियों के ऊपर एक चांदी का बरख लगा रहे हो, उन्हें और मक्कार बना रहे हो, उन्हें और ताकत दे रहे हो। मुरादाबाद में वो जाहिल औरतें पूरे पूरे पत्थर उठा करके हमारे हिंदुस्तान के पुलिस वालों पे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पुलिस वाले 99% हिंदू हैं, वो पुलिस के ऊपर नहीं पत्थर मार रहे, वो उस हिंदू के ऊपर पत्थर मार रहे हैं जो वर्दी पहन करके इस देश को बचा रहा है। इसलिए ये चीजें अब सामने आई हैं। आप इस देश में बड़ी डिग्री लेने के बाद बेटा मुझे बताओ क्या करने वाले हो? अब किस इस देश की स्थिति किधर जा रही है? ये राहत दे करके कितने दिन तक चलेगा ये देश? ये कपड़ों में ठेगड़े लगा लगा करके, ये पैचेस लगा लगा करके, आज ये समस्या है इसको चुपकाओ, किसी तरह खत्म करो, वही वही में चुप, उसको जड़ से नष्ट न करो, क्योंकि ऐसी स्थिति कर दी है इन्होंने। वो तो अपने फलसफे में कहते हैं कि हम तो ऐसी हालत बुरी कर देंगे कि ये सरकारें अपनी सारी ताकत इस व्यवस्था को बनाने में लगाएंगी और हम इस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी कर देंगे कि ये देश कभी उठ ना पाए और हमारे नाजायज मंसूबे इतने ताकतवर होंगे। इसीलिए जफरुल इस्लाम खत लिख रहा है इस्लामिक देशों को, इसलिए उसके खिलाफ कोई मक्कार बॉलीवुड का आदमी खड़ा नहीं हुआ, बड़े बड़े लिबरल खड़े नहीं हुए, और इसके आंचल पे तो ये भी दाग नहीं लगा सकते कि ये पढ़ा लिखा नहीं था। ये तो संवैधानिक पद पे बैठा था, बड़ा पढ़ा लिखा था। मैंने कहा कि संकट आपके घर में है और आप 200 साल की प्लानिंग बना रहे हैं। कल किसने देखा है? आज बचेगा तब कल होगा। ये मूर्ख बनाने वाले लोगों के उसमें मत आइए। मैं तो एक बात बहुत साफ कहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की जिन्हें बहुत ख्वाहिश है वो पहले हिंदू होने का परिचय दें। मैं इसलिए हिंदू शब्द का प्रयोग ही नहीं करता
क्योंकि मुझे कहीं ये शब्द नहीं मिलता सिवाय इतिहास की किताबों में। मैं कहता हूं अगर बनना है तो सनातनी बनो। जिस दिन भी इस देश का 10 से 25% भारतवंशी जिसके पूर्वज सनातनी थे, जिस दिन भी सनातनी आप हो जाएंगे, जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहनी है, जिन्होंने जजिया देने से बचने के लिए धर्म छोड़कर मजहब अपनाया है, 24 घंटे में वापस आ जाएंगे। ऐसे कामों में बिजी मत होइए, अपने आप को एनर्जी मत लगाइए कि आपकी पूरी जवानी निकल जाए एक मूर्खतापूर्ण काम करने में। ऐसे कामों में लगाइए कि आप सनातन के बारे में जानिए, सनातन के बारे में बताइए। अपने लोगों के अंदर जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स और कुंठा है उसको समाप्त करिए। ये दुनिया आपका इंतजार कर रही है। और उस कोरोना के बाद जिस तरीके का कल प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है, ये बात मैंने 15 दिन पहले कही थी। पूरी दुनिया में 3 ऑर्डर बदलने वाले हैं, जिसकी तरफ खुल्लम खुल्ला कल भारत के प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया है। इस कोरोना ने इस देश को, भारत के लोगों को, सनातनियों कह रहा हूं मैं जिहादियों को नहीं मानता। ये जिहादी इस देश में जब तक हैं, जब तक उनकी गिनती 50% नहीं हो रही। ये गले में हाथ डाल कर फोटो खिंचवाने से और टेलीविजन पे आकर के बहुत मॉडर्न बन जाने से नहीं होते। ये किसी फलसफे का हिस्सा है जो 1400 साल पहले लिख दिया गया है। कुछ मारेंगे, कुछ पुचकारेंगे, कुछ गजल सुनाएंगे, कुछ मजारों पे बिठाएंगे, लेकिन आपको आप नहीं रहने देंगे। इसलिए कल प्रधानमंत्री ने जो साफ साफ इशारा कर दिया कि पूरी दुनिया का इकोनॉमिक ऑर्डर बदलने वाला है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। 130 करोड़ लोग हैं। आप अपनी परंपराओं की तरफ लौटिए, आप अपने परंपरागत बिजनेस की तरफ लौटिए। ना तो प्लास्टिक से ये देश बर्बाद होगा, ना नए नए तरीके के वायरस निकलेंगे। अगर सनातन के लोग वापस लौटने लगे तो मुझे पूरा यकीन है कि सनातन इसी ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उसका इंतजाम मनुष्य के लिए सब कुछ उसमें किया गया है। आपको पेड़ काट करके 500 पीपल के पेड़ काट दें और घर में एक एसी लगा दें, इससे बड़ा कोई मूर्ख देखा है? हमने धीरे धीरे सब समाप्त कर दिया। इसलिए सनातन की तरफ लौटने का आर्थिक रूप पे इशारा करके गए हैं भारत के प्रधानमंत्री। उनके उद्बोधन में बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ, छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना ही समझिए। अगर कल से चाय पीने के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल होने लगा तो कुल्हड़ चाइना से नहीं आएगा। अगर दिवाली पे लक्ष्मी गणेश, आप वो जो कुम्हार बनाता था छोटा सा, उसका घर भी चलता था, उसमें एक उल्लास भी पैदा होता था। और लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद तुलसी के पौधे में रखने के बाद समय समय पे पानी चढ़ाते चढ़ाते वो खुद मिट्टी में मिल जाते थे। न कोई पॉल्यूशन था, न कोई रंग की समस्या थी। हम इतने लालची हो गए कि 2 रुपए बचाने के लिए चाइना प्लास्टिक का हमें लक्ष्मी गणेश बेच रहा है। हमने कब से ये परंपरा पाल ली कि हम बिजली के झालर जगाएंगे और झालर वो 100 रुपए में देगा चाइना, तो वो हमें देगा। वो प्लास्टिक भारत में समाप्त नहीं हो सकती, वो भारत की मिट्टी को नष्ट कर देगी। आप अपनी पर वापस लौटिए। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, इस कोरोना के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे विश्व में एक महान रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि हमारे राजनेताओं ने जो मूर्खता की थी कि जब दुनिया ने कहा और अमेरिका ने हमें थाली में रख के कहा कि भारत को हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाना चाहते हैं, कि उस वक्त चाइना डेमोक्रेटिक नहीं था, पूरा वेस्ट नहीं चाहता था। लेकिन एक मूर्ख साहब थे यहां, उन्हें विजनरी कह के महान बनाया जाता है। उनके नाम के आगे झूठा पंडित लगाया जाता है ताकि कुछ लोगों की इस बात के लिए संतुष्टि हो जाए कि वो पंडित हैं। हमारे यहां पंडित पढ़े लिखे आदमी को कहते हैं, कोई मजहबी कोई धार्मिक पद नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा होगा उसे पंडित कहते थे।
उन्होंने कहा नहीं, हम तो गरीब देश हैं, हम तो अभी अभी आए हैं, हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना, हमें ये सिक्योरिटी काउंसिल की सीट नहीं चाहिए। अगर ये गलती भारत के मूर्ख प्रधानमंत्री ने उस वक्त न की होती तो आज पाकिस्तान नाम की चिड़िया सामने नहीं खड़ी होती है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदलने वाली है। पूरी दुनिया में चाइना जो नंगा नाच नाचा है इस वायरस के माध्यम से एक्सपोज हो गया है। इसलिए चाइना को कमजोर करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। इसलिए चाइना की चीजों को बगैर चिल्लाए बायकॉट करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा लोकल को इतना लोकल बना दो कि वो ग्लोबल दिखने लगे। वो है आर्थिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति यह है कि इस देश में जिहादी, मैं कहता हूं कि ये कोरोना नाम की एक फिल्म बनाई गई, इस फिल्म का प्रोड्यूसर है चाइना और इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर है इस्लामिक जिहादी। पूरी दुनिया में यह फिल्म सफल हुई लेकिन भारत में फ्लॉप हो गई है। ध्यान रखिएगा, ये फिर दोबारा से कोशिश करेंगे कि जब भारत वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मजबूत होकर उभरेगा, जब भारत की पूंछ दुनिया के 5-10 बड़े देशों में आएगी, अंदर से कमजोर करेंगी। तुम पाकिस्तानी बाहर से लड़ो, हम अंदर से लड़ेंगे और लगातार लड़ते रहेंगे। लिहाजा ऐसा ना हो कि ये मजबूत हो जाएं और मुगल जो हमारे बाप दादे थे, हम उनकी नाजायज औलादे हैं, हमारे पास ये सत्ता आने वाली थी, हिंदुओं ने मिलकर हमें ये सत्ता नहीं लेने दी, कहीं हाथ से न चली जाए। इसलिए वो पूरी ताकत लगाएंगे। इसलिए एक एक सनातनी को कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। अपने घर की रक्षा करनी है, अपने पड़ोस की रक्षा करनी है, अपने मोहल्ले की रक्षा करनी है। इस देश को तोड़ने वाले गद्दार आपके साथ बैठेंगे, आपके घर में बैठेंगे और आपके बच्चे को एक ऐसी परपाटी पढ़ा के चले जाएंगे कि आपको लगेगा कि कब आपके बच्चे के जहन में वो जहर घोल गए। इसलिए इनसे आपको चौकन्ना रहना है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो तीसरा बदलाव होना है वो है सोसाइटी का। ये कोरोना भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव लेके आई है। मैंने 15 दिन पहले जो अपना भाषण बनारस के कुछ बच्चे जो ABVP के थे, मैंने तब भी दिया था। तब भी मैंने यही बात कही थी 20-25 दिन पहले। इस वक्त सनातनी किसी कंफ्यूजन में पड़ा तो दुनिया दोबारा चांस नहीं देगी, ये प्रकृति आपको चांस नहीं देगा। ये गंगा जमुना तहजीब, ये भाई भाई सारे धर्म बराबर हैं, भाईचारा अब नहीं भाई, अब ये सनातनियों की है। जो सनातन में विश्वास रखता है वही भारतीय है, जो नहीं रखता है वो नहीं है। वो अपना हो पराया हो, हमको कोई मतलब नहीं। लिहाजा उस किताब को जरूर पढ़ें, उस मक्कार को जरूर पढ़ें कि उसको भारत रत्न देना पड़ा। इसी तरीके से एक किताब है एट होम इन इंडिया, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। 1984 में सिखों का जो एक तरफा कत्लेआम था, उस कत्लेआम में मुसलमानों ने मुंह पे कपड़े बांध बांध कर हिंदू बन के जो सिखों का कत्लेआम किया, उसके ऊपर जो किताब लिखी है वो भारत के एक ऐसे शख्स ने लिखी है जिसका नाना भारत का राष्ट्रपति था, जिसका पिता भारत के कई राज्यों का गवर्नर था, केंद्रीय मंत्री था। वो आज भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा वकील है, भारत का कानून मंत्री भी रहा है, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहा है, और उसका नाम है सलमान खुर्शीद। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि 1984 में जब सिखों की हत्या हिंदू कर रहे थे तो मुसलमान बहुत खुश था, और वो इसलिए खुश था कि ये वही सिख और हिंदू थे जिन्होंने 1947 में मुसलमानों को मिलके मारा था। ऐसी मक्कार और शैतानी सोच रखने वाला आदमी आजाद भारत में भारत का लॉ मिनिस्टर बन जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। इस किताब को पढ़िएगा। एक किताब हमारे दोस्त विवेक अग्निहोत्री जी ने लिखी है, जिनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल, वो अब कश्मीर फाइल बनाने जा रहे हैं।
सबसे मदद ले रहे हैं, रोज़ अच्छे अच्छे लोगों से बात कराते हैं, रोज़ मेरे टच में रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, 25 साल की पत्रकारिता के बाद इस्तीफा दे करके अब मैं कुछ कर रहा हूं, मैं आपके बारे में जितना हो सकता है लोगों को बताऊंगा। उनकी एक बेहतरीन किताब है, उस किताब का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं, ये किताब कॉलेज और उस यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए। जहाँ जहाँ ये किताब पहुँचेगी वहाँ ये अर्बन नक्सल नाम के लोग जो हैं नहीं पहुँचेंगे, जिन्हें मैं अर्बन टेररिस्ट कहता हूं, अर्बन नक्सल टेररिस्ट कहता हूं। उस अर्बन नक्सल किताब को लिखा है विवेक अग्निहोत्री ने, उसे भी पढ़िएगा। एक दूसरी किताब है बोस और गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम। ये किताब मेजर जनरल जीडी बख्शी ने लिखी है। एक 80 साल के बुजुर्ग को जब आप टेलीविजन पे देखते हैं, वो सनातन के लिए लड़ता है, इस देश की सिक्योरिटी के लिए लड़ता है, इस देश में जिहादियों के खिलाफ बोलता है, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलता है, कश्मीर में जिहाद हो रहा है उसके खिलाफ बोलता है, उसको भी बड़ी थ्रेट और गाली आती हैं। इससे मत डरिए, इससे मत डरिए। ये उनकी लिखी हुई किताब है, इस किताब को पढ़ लीजिएगा। और एक किताब है जिसका जिक्र एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने किया है, उस किताब का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। ये आज जो मैं बात आपसे कह रहा हूं ये वही है। ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये दो मजहबों में है ही नहीं। हम मजहब नहीं है भाई, हम मजहब नहीं है, हमारी तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती। हाँ, ये संस्कृति, ये सभ्यताओं की लड़ाई जरूर है। The clash of civilization and the remaking of world order। ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं सैमुअल पी हंटिंगन। इस किताब को इसलिए पढ़िए, ये काफी समय पहले लिखी गई है, तब पता नहीं था कि कोरोना आएगा। रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया है, इसमें आपको बड़ी भूमिका निभानी है। इसलिए इसके अलावा भी एक और किताब लिखी है, ये किताब बहुत खूबसूरत है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड बाई अनुजधर, आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स बाई राहुल पंडिता, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर बाई दुर्गा दास। दुर्गा दास की जो थे वो भारत के एक बड़े अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, ये जगमोहन जी हैं। अगर भारत की धरती पर कश्मीर समस्या की एक एक बात कोई जानता है, अगर कोई है वो आदमी, मुझे फक्र है इस बात का कि मेरी हजारों उनसे मीटिंगें हुई, हजारों बार मैं उनसे मिला, हजारों तथ्य जानने को मिले। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उनकी जो किताब जो आई उसका 12वां लेटेस्ट एडिशन आया। जब मैं उस किताब को लेके उनके पास पहुंचा, वो 92 साल की उम्र के हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, अब रह रहे हैं, तबीयत बहुत बेहतर नहीं रहती, अभी भी जीवित हैं। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने उस किताब के ऊपर अपने साइन किए। वो किताब मेरे पास है, उस किताब को आप पढ़ लें तो कश्मीर की समस्या की बारीकियां आपको समझ आ जाएंगी, जो कोई बताता नहीं है। किताब का नाम है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। एक किताब है जो अमेरिका में बैठ करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनका नाम है राजीव मल्होत्रा, और उस किताब का नाम है ब्रेकिंग इंडिया। और एक किताब और है जिसको लिखने वाले जीवित हैं, जिसका जिक्र मैंने कई बार अपने भाषणों में किया है। उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। आप तो राजस्थान के हैं, वो भी आपकी राजस्थान की धरती का बहुत बड़ा बहादुर लीडर है। मैं निजी तौर पे उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं निजी तौर पे उनसे मेरी अच्छी बातचीत है। उनका नाम है कुंवर नटवर सिंह, उन्हीं ने किताब लिखी है। उसका पेज नंबर 42 और 142 जरूर पढ़िएगा, बहुत तथ्य आपको मिलेंगे। और ये जो सड़क पे घूमते हुए लोग हैं जो आपको कॉर्नर करना चाहते हैं, इस किताब के तर्कों से आप उनको बेजुबान कर सकते हैं। इसीलिए एक और किताब है कश्मीर के ऊपर लिखी गई है 1947 में, रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री बाई प्रेम शंकर झा। इस किताब में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और एक किताब और बताता हूँ, ये विदेशी ने लिखी है किताब बहुत महत्वपूर्ण है। किताब का नाम है कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन।
द ब्रिटिश बिट्रेयल टू इंडिया, वॉल्टर रीड की किताब है। इस किताब को पढ़ने से भारत विभाजन के लिए लॉर्ड रेडक्लिफ जो आए थे, उन्होंने अपने बारे में बताया है कैसे हिंदुस्तान के अंदर नेहरू जी ने कहा कि आप इस काम को जल्दी से 1 महीने में कर दीजिए, जबकि उन्होंने कहा यह काम 3 साल से पहले नहीं होता। भारत विभाजन का काम उन्हें सौंपा गया था, वो यहां से 12 अगस्त को चले गए। उन्होंने कहा कि इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, इस काम को कम से कम 3 साल चाहिए थे, लेकिन भारत में सत्ता के दलालों को चाहिए था कि जल्दी से भारत का विभाजन की रूपरेखा खिंच जाए। और सच बात यह है कि 15 अगस्त को जब आप दिल्ली के अंदर झंडा फहरा रहे थे, उस वक्त भारत के बॉर्डर का पता नहीं था। मेरी सिर्फ विनती इतनी है, मैं लता की टीम को, उनके परिवार को, माता पिता को, उनके भाइयों को, बहनों को, जिन्होंने लता को एक बहादुर लड़की बनाया, उनका आशीर्वाद लता को और ताकत देगा।